नमस्कार दोस्तों कभी भी राजनीति या फिर राजनीतिक सत्ता को चुनौती इस देश के भीतर अक्सर छात्र ही देते आए हैं। विपक्ष की इतनी ताकत कभी भी रही नहीं कि वो राजनीति के बूते किसी भी सत्ता को कभी भी चुनौती दे सके। छात्रों के कंधे पे सवार होकर के राजनेताओं ने अनेकों बार इस देश के भीतर गद्दी तो पाई, लेकिन छात्रों के जो भी समस्या और संकट रहे उसका समाधान कर पाने की स्थिति में कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक दल कभी आ ही नहीं पाई, न ही सत्ता आ पाई। और मौजूदा समय में बिहार के भीतर जो हो रहा है वो बिहार के छात्र अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जानते समझते हुए कि इस भारत देश के भीतर सबसे युवा राज्य अगर वर्तमान में कोई है तो वह है बिहार। यानी बिहार के भीतर युवाओं की ताकत ही नहीं बल्कि संख्या भी सबसे ज्यादा है। और ऐसे में बिहार का एक अपना अलग ही इतिहास रहा है। ये कोई आज का इतिहास नहीं है। इस देश के भीतर आजादी के बाद पहली बार किसी छात्र आंदोलन ने देश के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुनौती दी थी तो वह पटना यूनिवर्सिटी के छात्र ही थे। 1956 की बात हम आपसे कर रहे हैं। एक छात्र की वहां पर आंदोलन के दौरान मौत हो गई थी और छात्र आंदोलनरत थे। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू को भी पटना आना पड़ा और गांधी मैदान के भीतर जब नेहरू रैली करने पहुंचे तो उस गांधी मैदान के भीतर दूसरे छोर से बीएन कॉलेज के पास से छात्रों का एक हुजूम पटना के अशोक राजपथ से निकल करके धीरे धीरे करके नेहरू के तरफ ये कहते हुए बढ़ता रहा कि नेहरू गो बैक। उस समय में दिल्ली की सत्ता को झुकना पड़ा था, जांच के तमाम सारे आदेश देने पड़े थे, राज्यपाल जो पहले से मान ही नहीं रहे थे उनको भी मानना पड़ा। स्थितियां इतनी विकट उस दौर में थी और इस दौर में तो आंदोलन करने वाले जो छात्र हैं बिहार के भीतर, उसके बाद जो इस भारत देश की यूपीएससी की परीक्षा में वो टॉप किए थे ये दौर 1956 का है। कहीं ना कहीं 1974 को अगर थोड़ा जिक्र कर ले तो उस समय में गुजरात के भीतर हुए आंदोलन के बाद बिहार के तमाम सारे विश्वविद्यालय और तमाम सारे छात्रों के बीच संघर्ष धीरे धीरे पनपना शुरू हो गया। और 1974 के भीतर खासतौर पर 18 मार्च 1974 के दिन जब यह फैसला लिया गया कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जेपी की सहमति इस पर नहीं थी, जयप्रकाश नारायण की, और किसी भी नेता को इस बात का भरोसा ही नहीं था कि छात्र आंदोलनरत होंगे तो फिर सत्ता बिहार के भीतर डगमगा जाएगी। मुश्किल जरूर था उस समय में भी, लेकिन 18 मार्च 1974 को जो कुछ भी हुआ उसी के बाद जयप्रकाश नारायण ने यह तय कर लिया कि हाँ, हम छात्रों के साथ खड़े होंगे और आंदोलन की शुरुआत होगी। और 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा पटना के भीतर ही दिया गया था, लेकिन छात्रों की आंदोलन की शुरुआत में ही गोली चल गई थी। 18 मार्च के दिन 3 छात्र उसमें मारे गए थे और उसी के बाद जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने यह तय किया कि अब तो देश में बड़ा आंदोलन होगा। दिल्ली की सत्ता को पटना से चुनौती दे डाले और मंडल कमीशन की रिपोर्ट और मंडल को लेकर के सियासी तौर पर जो भी राजनीति बिहार उत्तर प्रदेश के भीतर पनपी, उसने उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर पॉलिटिकल पार्टियों का जन्म दे दिया और उनको सत्ता तक पहुंचा दिया। यानी ये कहे कि छात्र आंदोलन का अपना इतिहास बिहार के साथ उस पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती देते हुए चला, जिसको आज देखने की स्थिति में छात्र आंदोलन से निकले खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। एक ऐसी दौर है बिहार के भीतर की जहां पर सबसे ज्यादा युवा बिहार के भीतर है, सबसे कम रोजगार बिहार के भीतर है, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार के भीतर है, खेती पर सबसे ज्यादा लोग अभी भी निर्भर बिहार के भीतर है। और बिहार के नौजवान छात्रों के सामने एक दो नहीं बल्कि ये कहे कि अगर आप बिहार के रजिस्टर्ड बेरोजगारों की अगर संख्या देखेंगे बिहार के भीतर तो वो संख्या करीब करीब 22 लाख से अधिक की होती है। और वहां पे जिन तमाम सारे बातों का जिस अंदाज में होता है वो छात्रों के भीतर एक गुस्सा भर देता है। और ऐसे में बात अगर नौकरी ना मिलने से होते होते बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के भीतर पेपर लीक और पेपर के अपने अनुकूल बनाने की परिस्थितियों के भीतर अगर छात्र बिहार के असहज हो चुके हैं तो फिर ऐसे में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि छात्रों पर आप पानी डाल रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग कर रहे हैं या लाठी चार्ज कर रहे हैं। दरअसल वो उस राजनीतिक मिजाज को जन्म दे देता है जिसके आश्रय आंदोलन
अपने हक की लड़ाई में उस पॉलिटिकल को पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है और राजनीति के कटघरे के भीतर खड़ा करके चुनाव दर चुनाव इस बात का एहसास कराने से कोई चूकता नहीं है कि दरअसल आपका पेपर लीक हो गया, रिजल्ट आपका सामने आ गया। तो फिर ऐसे में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है और उस दौर को लेकर के अभी से पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तौर पे राजनीतिक गोलबंदी, छात्रों का संघर्ष और इस दौर में जो पटना का और कहे तमाम बिहार, पूरे बिहार के सड़कों का जो नजारा है वो शायद इस दिशा में ले जाती है कि इस देश की सत्ताएं इस देश के युवाओं को रोजगार देने से कहीं ना कहीं चूक गई है। उसके साथ कोई दृष्टि, कोई नया विजन बचा नहीं है। और इस दौर में परीक्षा और परीक्षा का पेपर और पेपर के बाद रिजल्ट, सब कुछ एक बिजनेस मॉडल में तब्दील कर दिया गया है। नौजवान छात्रों के साथ पेपर लीक में धोखाधड़ी, रिजल्ट को लेकर के बिजनेस मॉडल का चलना और उसके भीतर पैसों वालों की रोजगार दे देना या फिर जो भी मैनेज कर सके उसको रोजगार मिल जाना। आक्रोश तो नौजवान छात्रों में होगा और यही है उसकी तस्वीर बिहार के तमाम पूरे सड़कों, पटना के सड़कों पे क्या उभरी उसको भी एक बार देख लीजिए। देख लिए तो बिहार के रोजगार के सामने छात्रों के सामने घना अंधेरा तो हो सकता है, लेकिन ऐसे में क्या सत्ता और सत्ता के गवर्नेंस भी अंधेरे में है जो इस तरीके से नौजवान छात्रों के साथ पेश आ रहे हैं। क्या इस बात से छात्रों को लुभाया जा सकता है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री के नाम पर अलग अलग योजनाओं के जरिए किया गया, या केंद्र के तमाम सारे योजनाएं भी क्या नौजवान छात्रों को लुभा सकता है? आज लगता है कि एक सच्चाई बिहार की, जरा आप भी समझिए कि बिहार के भीतर तमाम सारे करीब करीब 80 लाख से अधिक ग्रेजुएट युवा है इस देश में, इस बिहार में जो इस दौर में जो ग्रेजुएट युवा है 80 लाख, और जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो जिसका कॉलेज में नामांकन है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका करीब 26 लाख है और जो पढ़ाई करके निकल चुके हैं। इन दोनों की संख्या को मिला करके बिहार के 13 करोड़ की जनसंख्या में करीब करीब 1 करोड़ से अधिक ग्रेजुएट लोगों की संख्या होती है। अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर 1 करोड़ लोग एक लाइन में खड़े कर दिए जाएं तो कितनी बड़ी संख्या होगी, उस घेरे में कौन कौन शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी योजनाओं को चलाते हैं, मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं को चलाते हैं और नीतीश कुमार बीते 19 सालों से बिहार के भीतर सत्ता में है। 1-2 बार नहीं, 8-9 बार वो मुख्यमंत्री पद का शपथ तक ले चुके हैं और हर शपथ के बाद वो जो भी ऐलान करते हैं वो कहने के लिए काफी हो जाता है कि मैं सत्ता में हूं तो सब कुछ हो जाएगा। सन 2000 यानी 21वीं सदी की शुरुआत और बिहार के भीतर नीतीश कुमार का 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री पद सौंप करके हुई थी। वो अलग बात है कि वो 7 दिन तक ही मुख्यमंत्री हो रह पाया था क्योंकि उनके पास बहुमत पूरा हो नहीं पाया था उस दौर में। लेकिन 2005 से लगातार 2005 से 2010, 2010 से 2014, फिर 2015 से 2017, 2017 से 2020, 2022, फिर 2022 से 2024 जो अब तक, अब 2025 में बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है। इतनी लंबी पारी राजनीति करने के बाद अगर बिहार के छात्रों के पास रोजगार नहीं है और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 12वीं छात्र के लिए 20 से 25 साल के नौजवान युवाओं के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर ऐलान किया जाता है, बेरोजगारी का अनाउंस जो 21 से 55 साल के लोग हैं उनके लिए 1000 रुपए का ऐलान किया जाता है, माइनॉरिटीज क्योंकि एक वोट बैंक के तौर पर देखी जाती है, इन तमाम सारे नेताओं के सामने तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, इसके भीतर युवाओं अल्पसंख्यकों को भी लुभाने का काम किया जाता है। तो फिर ऐसे में जरा आप सोच करके देखिए कि 19 साल कोई किसी राज्य के भीतर मुख्यमंत्री पद पर रहे और उसके बाद उस राज्य के भीतर बेरोजगारी भत्ता देने का सबसे बड़ा काम आप खुद को मान ले, तो इससे बड़ा त्रासदी राज्य के भीतर और कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार के विकास दर या फिर विकास के साथ साथ लोगों की जिंदगी और उसके भीतर जुड़ने वाली आय बढ़ी हो, वो धीरे धीरे कम होती गई। आपको इस बात को जान करके काफी हैरानी होगी कि बिहार के भीतर जो नीति आयोग को रिपोर्ट आई मल्टी डायमेंशनल पुअर की, उसके भीतर बिहार टॉप पर होता है। लेकिन
उस टॉपर होने के लिए जो मल्टी डायमेंशनल पुअर का जो खेल खेला गया, उसके भीतर बिहार के बहुत सारे गरीबों को गरीब माना ही नहीं गया। यानी ये कहे कि नीति आयोग की रिपोर्ट से पहले बिहार के भीतर हर दूसरा व्यक्ति बीपीएल था, गरीबी रेखा के नीचे आता था। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद हर दूसरे से हर तीसरा व्यक्ति हो गया। यानी ये कहे कि काफी सारे लोगों को ऐलान कर दिया गया अब ये गरीब नहीं रहे। ऐसा भी नहीं है जो गरीब है उनके बच्चे कॉलेज के भीतर नहीं पढ़ते हैं। बिहार के भीतर जितने सारे विश्वविद्यालय हैं, जितने सारे कॉलेज है, उस कॉलेज के भीतर जो नाम लिखाए जाते हैं वो देश के अलग अलग राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा एवरेज है। हर कॉलेज के भीतर 2000 से अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं। जब इसके ऊपर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। दरअसल इस देश के भीतर हर कॉलेज के भीतर एक औसत निकालिएगा तो 1000 पार नहीं करेगा प्रति कॉलेज 1000 छात्रों का पढ़ना। लेकिन बिहार वो जगह है जहां पर अभी भी 2000 से अधिक बच्चे वहां पर 1092 कॉलेज के भीतर पढ़ाई करते हैं। उन तमाम सारे छात्रों की मनोस्थिति क्या होगी? वो 18 साल से अधिक हो चुके हैं, वोट डालने की स्थिति में है, सत्ता वोट के जरिए पलटने की स्थिति में वो अलग मसला है। खैर इस दौर में तो वोट भी काम नहीं करता। लेकिन तमाम बातों के बीच जब उस बिहार ने आंदोलन के जरिए दिल्ली की सत्ता को जब डिगा डाला, पहले प्रधानमंत्री को पटना आने तक पर मजबूर कर दिया, छात्र आंदोलन के जरिए, मंडल की राजनीति के जरिए नीतीश कुमार की राजनीति हो या फिर एक समय लालू प्रसाद यादव की राजनीति हो, ये दोनों फली फूली, दोनों सत्ता तक पहुंचे। लेकिन बिहार को मिला क्या? घंटा। और बिहार के हाथ अगर कंगाली के दौर में अगर चल रहे हैं और छात्र जिस तरीके से, जिस अवस्था में अलग अलग जिलों से, चाहे दरभंगा हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे सहरसा हो, अलग अलग इलाकों से जो पटना पहुंच करके जो आंदोलनरत है, वो अपने घरों में, अपने गांव में, अपने खेतों में सच में कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं। क्योंकि उनके जहन में एक बात है, अगर पढ़ाई होगी तो फिर काम मिल जाएगा, और जब काम मिल जाएगा तो जिंदगी अच्छी चलेगी, परिवार अच्छा चलेगा। लेकिन सब पर ब्रेक अगर सिस्टम लगा चुका है और राजनीतिक सत्ता कुछ भी नहीं कर पाती है, तो दूसरी सच्चाई एक और है कि इस दौर में बिहार के भीतर सबसे ज्यादा नौजवान युवा 58 यानी 58% जो है ना, 58% लोग जो है उनका उम्र 25 सालों तक, यानी बेरोजगारों की संख्या बिहार के भीतर सबसे ज्यादा युवा बिहार के भीतर करीब 4,70,00,000 बच्चों की काउंटिंग है। जो कि बच्चे की काउंटिंग मतलब बहुत साफ अंदाज में होता है जो 18 सालों तक होती है। उसके बाद 18 से 25 साल तक और 25 से 30 साल तक। सही मायने में कहा जाए तो बेरोजगारों की संख्या जितनी बड़ी बिहार के भीतर है उतनी ही उत्तर प्रदेश के भीतर भी नहीं होती है। और उन सब को अगर अपनी जिंदगी जीने की रास्ता अगर अब इस दौर में निकालना है तो क्या यह समझ गए हैं कि अब लड़ाई सियासी तौर पर ना हो लेकिन राजनीतिक चुनौती देने वाली लड़ाई अब बिहार के भीतर जरूर हो। इसीलिए 2025 का आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं परीक्षा होगी। और यही पर सियासी तौर पर यह सवाल बनकर के निकल भी रहा, आखिर नीतीश कुमार बीते 19-20 साल से अगर बिहार का चेहरा है, मुख्यमंत्री के पद पर है, तो क्या अब नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ने की स्थिति में बीजेपी है? और वही दूसरी ओर आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी यादव, यह भी है क्या? यानी राजनीति के इस चौखट के ऊपर छात्र कहां पर मौजूदा समय में खड़ा है? बिहार के भीतर तो जातीय जनगणना भी हो गई, जातियों के हिसाब से सबको जानकारी भी दे दी गई, कौन कितना शिक्षित है, किसको कितना रोजगार है, ये जानकारी भी दे दी गई। यानी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अब देश के सामने छुपा होगा। छुपा हुआ है तो वो सिस्टम जिसको राजनीतिक सत्ता अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए तिक्रमों के आश्रय नौजवान छात्रों के बीच जिन तमाम परिस्थितियों को लेकर के जाती है, वो छात्रों को एकजुट कभी नहीं कर पाती है। लेकिन पहली बार जो है छात्र इस दौर में इस बात को समझने लगे हैं कि दरअसल इस राजनीति दायरे में नहीं आना है, जातिगत दायरे में नहीं पढ़ना है, जातियों के हिसाब से बढ़ते हुए वोट बैंक के दायरे में नहीं पढ़ना है। अपने हक की लड़ाई, और जो किसी भी राज्य और देश के भीतर जरूरत पड़ती है कि आने वाले समय में वही पीढ़ी तो राज्य की कमान संभालेगी, तो उसके हाथ में क्या होता है? और शायद यही बड़ा कारण है कि जब पहली बार बिहार के भीतर राजनीति को लेकर के खड़े हो रहे प्रशांत किशोर नौजवान छात्रों के साथ जब पहुंचे
और छात्रों के ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ तो उस दौर में प्रशांत किशोर वहां पर नहीं होते हैं। आज लगता है कि लाठीचार्ज की इन तमाम सारी तस्वीरों को आपको भी एक पल के लिए देखना चाहिए। खैर, हम तो वहां पे मौजूद थे। नौजवान छात्रों को आंदोलन को कुचलने का आदेश किसने दिया था? पुलिस प्रशासन, पटना पुलिस इतना सक्रिय कैसे हो गया? पहले छात्र विरोध कर रहे थे पटना के गांधी मैदान से, पहले गर्दनी बाग के भीतर, फिर वो गांधी मैदान में छात्र संसद के रूप में पहुंचना चाह रहे थे, जहां पर बिहार के भीतर छात्र आंदोलन की शुरुआत 1956 में भी हुई और 1974 के भीतर भी हुई, मंडल कमीशन के दौर में भी हुई। यानी गांधी मैदान की पहचान केवल राजनीतिक रैलियों भर की नहीं है, बिहार के भीतर छात्र आंदोलन से जाके जुड़ी हुई है। लेकिन एक पल के लिए जरा नौजवान युवाओं को, बेरोजगारों को इस पूरे दर्द को समझिए कि आखिर बिहार के भीतर करीब करीब 22 लाख नौजवान छात्र जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड बेरोजगारी एक्सचेंज में कराया, जिसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं। वहां पर आईटी से टेक्सटाइल तक, कंस्ट्रक्शन से लेकर के ऑटोमोबाइल तक, फार्मा सेक्टर से लेकर के यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय तक तमाम जगह पे नौकरी के वादे किए जाते हैं। लेकिन बीते 19 सालों के भीतर कितनों को नौकरी दे दी गई? बीते 19 सालों में क्या कुछ इंडस्ट्री बिहार के भीतर आ पाई? बीते 19 सालों में क्या बिहार के नौजवान छात्र जो पढ़ाई के लिए देश के दूसरे तमाम हिस्सों में चलते चले गए, उसमें खासतौर पर दिल्ली एक काफी महत्वपूर्ण अड्डे के तौर पर रहा। और जो भी मिल पाया, जिसे भी मिल पाया, जिसके पास जितनी ताकत थी, उस हिसाब से, उस लिहाज से उसने पढ़ाई के फील्ड में ही, चाहे वो दिल्ली जाकर के पढ़ रहा हो या फिर बिहार के पटना में या फिर बेंगलोर या फिर कहीं भी जाके पढ़ रहा हो, चाहे तमाम सारे विदेश के किसी भी कोने में जा रहा हो, ध्यान उसका कहीं ना कहीं शिक्षा पे रहा। लेकिन तमाम बातों के बावजूद भी पॉलिटिकल सत्ता के सामने कोई भी महत्व नहीं। और बेरोजगारी भत्ता देकर के आंख बंद कर पाने की स्थिति में बिहार की सत्ता और सरकारें, तो क्या यह आंदोलन राजनीतिक शक्ल इसलिए ले लेगा क्योंकि 2025 यानी अगले साल, पूरा साल भी नहीं बचा है। सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार के भीतर चुनाव होंगे, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव। तो क्या इसीलिए युवाओं के बीच प्रशांत किशोर क्या पॉलिटिकल तौर पे युवाओं के बीच सक्रिय हो रहे थे? और जब डंडे पड़ रहे थे, पानी की जब बौछारें हो रही थी, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है, उस दौर में प्रशांत किशोर वहां से निकल जाते हैं। छात्रों के भीतर का गुस्सा, उनके अपने शिक्षक जहां पर वो ट्यूशन लेते हैं, जहाँ पे कोचिंग करते हैं, वह लोग भी छात्र आंदोलन के साथ थे, क्योंकि वह भी इस बात को समझ रहे थे, जानते थे कि अगर बिहार के भीतर एजुकेशन को इंडस्ट्री अगर मान लिया जाए, अगर उस इंडस्ट्री के जरिए एक बिजनेस मॉडल काम कर रहा है, तो फिर ऐसे में सत्ताधारी लोग ही नौकरी पाएंगे और वो एक पूरा कहीं ना कहीं नेक्सस बन जाएगा। पढ़ाई लिखाई और अच्छे छात्रों की कोई जगह ही नहीं रहेगी। शायद इसीलिए सबको सम्मिलित हुआ थे और इसी दायरे में राजनीतिक पार्टियों के तौर पर प्रशांत किशोर की अपनी मौजूदगी हो गई। उनको सफाई देना पड़ा, उनको सामने आना पड़ा। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला। असल में प्रशांत किशोर सफाई पेश करते हैं, इसके पीछे जगह और वजह पॉलिटिकल तो है, क्योंकि छात्र आंदोलन अगर राजनीति के भीतर घुस गया तो फिर बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां एक झटके में बदल जाएगी। इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं पाएगा। एक सवाल तो यह भी है कि नौजवान छात्रों के पीछे जो परिवार बिहार के भीतर रह रहे हैं वो किसान परिवार है, क्योंकि 80% लोग खेती के ऊपर निर्भर है। कोई दूसरा रोजगार बिहार के भीतर है नहीं। बिहार के तमाम सारे लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो युवा तबका है, उनका जुड़ाव अभी भी खेत खलिहान से है। और बिहार की सच्चाई क्या है? देश के भीतर किसानों की जो आय है उसमें सबसे ज्यादा आय पंजाब और हरियाणा की होती है। बिहार के किसानों की आय सबसे कम होती है।
और इस बात को जानकर के काफी आपको हैरानी होगी, बिहार के करीब करीब 32% किसान जो है वो मजदूरी करने के लिए हरियाणा और पंजाब पे पड़ते, जहां पे उसकी कुछ कमाई हो जाए। यानी बिहार में वो छोटे जमीन के मालिक है, लेकिन हरियाणा पंजाब में वो मजदूर होते हैं। और बिहार के भीतर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलती है, उसके भीतर 83 लाख किसान रजिस्टर्ड होते हैं, जिनको पैसे मिलते हैं 2000 यानी साल के 6000 रुपये। और औसतन कमाई किसानों की बिहार के भीतर 6000 ही होता है। यानी ये बात कल्पना के परे अगर के उसको एक दिन में बदलने लगेंगे तो मत चंद रुपए आपके हाथ में आएंगे। यहां तक कि मनरेगा की मजदूर जो है वो बिहार के भीतर करीब करीब 92 लाख रजिस्टर्ड मनरेगा के मजदूर हैं, जिनको बिहार में मनरेगा के तहत काम दिया जाता है, लेकिन उनको एवरेज काम 41 दिन ही दिया जाता है। और उसके भीतर 238 रुपये प्रति दिन का होता है। यानी ये है कि कुल मिलाकर के 9778 रुपये पूरे साल भर के भीतर होता है। यानी एवरेज 10,000 रुपये के आसपास अगर पूरे 365 दिन में बांटिएगा तो प्रत्येक दिन 36 रुपये के आसपास आता है। अगर देश के किसानों की आय को अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो 20 से 21 रुपये प्रति दिन का आएगा। सोच के देखिए किस परिस्थिति में उसमें किसान सम्मान निधि हो सकता है कि शहरी लोगों को ऐसा लगता होगा कि प्रधानमंत्री के तहत जो साल में 6000 रुपये दिए जाते हो कितने कम है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार की अपनी माली स्थिति इतना ज्यादा खस्ता है कि 6000 क्या 1000 रुपया भी एक बड़े ऑक्सीजन के तौर पे काम कर जाता है। और उस परिस्थिति में क्या छात्र बिहार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देख पाएगा? वो तो सीधा वही 1000 के चक्कर में राजनीतिक सिस्टम को समझेगा, वो 1000 के चक्कर में वोट डालेगा। ये सवाल इस दौर में बिहार के भीतर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा है। सवाल ये नहीं है कि दरअसल मुख्य सचिव बातचीत के लिए तैयार हो जाए और मुख्य सचिव कहे ठीक है बीपीएससी की परीक्षा है, हम एक ही पेपर लेंगे, पुराना पेपर कैंसिल करेंगे, फलाना ठिकाना जो भी है। मुश्किल उसके बाद की परिस्थिति है, क्योंकि एक पूरा सिस्टम जो बिजनेस मॉडल के तहत सियासी तौर पर बिहार के भीतर चल रहा हो तो उसके भीतर सेंध कौन लगाए? मुख्य सचिव तो एक प्यादा भर है। फैसला तो राज्य के मुखिया यानी नीतीश कुमार को लेना होगा सियासी तौर पर, और सियासी तौर पर निर्णय ले पाने की स्थिति में वह भी इसलिए नहीं है क्योंकि उनका भी हो सकता है कि एक अपना बिजनेस मॉडल इस दौर में बीपीएससी के अंदर काम कर रहा हो, जो पेपर लीक से लेकर के पेपर बनाने तक तमाम सारे सिस्टम और रिजल्ट देने से लेकर के इंटरव्यू बोर्ड के भीतर किसको रखना है, इस बात को एक पूरा नेक्सस कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। तो फिर उस राज्य के भीतर नौजवान युवाओं के भीतर के गुस्से को समझेगा कौन? सवाल ये नहीं है कि आपने वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें छात्रों पे डाली, पुलिस उसके बाद लाठियां भाजने लगी और नेता कहने लगे अच्छा है एसपी ने मारा, डीएसपी ने मारा, कलेक्टर कौन है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इतना कहने से काम नहीं चलेगा साहब। यह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ बिहार है जिसकी अपनी माली स्थिति पॉलिटिकल तौर पर उस दरिंदगी के साथ टिकी हुई है जहां पर वो खुद अपने बूते भी खड़ा नहीं हो पाएगा। ये सच्चाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी है। वो चेहरा जरूर है, लेकिन वो इतने बहुमत के साथ अब आ नहीं सकते। दूसरी तरफ हर पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता चाहिए तो उस चेहरे के आश्रय सत्ते की ताकत को अपने साथ रख करके मलाई चाटता है। लेकिन तमाम बातों के बीच बिहार के भीतर रोजगार कहाँ होता है? और रोजगार किनको दिया गया? अपनों को दिया गया। अब तो और तमाम सारी चीजें सामने आ रही है जिसकी बात हमने पहले किया। बिहार के भीतर जाति जनगणना हो गई है। पॉलिटिकल तौर पर बिहार तो जातीय की राजनीति के तहत भी बहुत ज्यादा सक्रिय है और उससे हट करके वो कुछ देख ही नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी छात्रों के इस हुजूम के भीतर आपने कभी नहीं सुना होगा कि कौन जनरल कैटेगरी का है, कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है। कोई नहीं इस बात को सुन रहा है क्योंकि सभी का दर्द एक ही है। पहली बार वह सिस्टम कोलैप्स है जिस सिस्टम के तहत किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए एक विजन चाहिए होता है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और तमाम सारी चीजें इस दौर में कहीं ना कहीं गायब हो चली है। आप यह भी तो कह सकते हैं कि 2025 का नीतीश कुमार का परीक्षा नीतीश कुमार के ऊपर भारी पड़ने वाला है। लेकिन अगला सवाल तो यह भी है कि उसी नीतीश कुमार के पीछे लालू प्रसाद यादव की टीम भी रही है, उसी नीतीश कुमार के पीछे नरेंद्र मोदी की टीम भी रही। यानी कभी बीजेपी का समर्थन, कभी आरजेडी का समर्थन। और इससे हट करके कोई चौथा
रास्ता जो प्रशांत किशोर निकालना चाह रहे हैं, वह भी इस कटघरे के भीतर छात्र आंदोलन के बीच इस तरीके से फंस गए कि वह भी उस विजन को दे पाने की स्थिति में नहीं आ पाए जहां पर यह बात कहा जा सके कि छात्रों के आंदोलन के जरिए अगर पॉलिटिकल तौर तरीके बदलने हैं, पूरे परसेप्शन बदलने हैं, तो फिर आंदोलन उसी दिशा में जाएगा। यह संभव ही नहीं है कि आंदोलन के जरिए हथेलियों के ऊपर चंद सिक्के रख करके सत्ता हंसते मुस्कुराते हुए निकल पड़े। शायद बिहार उस परिस्थिति को अब पार कर चुका है और ये फैसला मान लीजिए कि 2025 के भीतर होना तय है। सवाल ये नहीं है कि चुनाव होना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको देखना है। सवाल ये है कि बिहार के भीतर राजनीति की भी नई कोपले कहीं ना कहीं जन्म ले रही है। जातीय संघर्ष के आश्रय जातीय जनगणना ने एक नया संदेश भी दिया है कि कौन सा तबका है कि इस दौर में हाशिए पर है, वो कौन सा तबका है जो हाशिए का जिक्र करता है लेकिन मुख्य धारा के साथ जाकर खड़ा है। मुख्य धारा के भीतर कौन सी राजनीति है जिसके भीतर जाति इस दौर में मायने नहीं रखती है। विधानसभा के भीतर वो कौन कौन से एमएलए है जो किस किस जाति से आते हैं, उसके भीतर जिस जाति की प्रधानता है उसमें तो सबसे ज्यादा पिछड़ा तबका ही है जो अपनी जनसंख्या से ज्यादा बड़ी मौजूदगी के साथ। सवाल तो कई सारे हैं। रास्ता तो बिहार के नौजवान छात्रों को ही ढूंढना पड़ेगा, तलाशना होगा। राजनीति की चौखट के ऊपर माथा टेक करके कुछ भी आप पा नहीं सकते। ये संदेश बिहार के भीतर बार बार दिया गया है। ये अलग सवाल है कि हर मैसेज के बाद वहां के नौजवान छात्रों के साथ धोखा हुआ। तो अभी तो यही कहा जा सकता है कि इस बार छात्र सचेत हो जाए, समझ ले दिशा कौन सी पकड़नी होगी और उस दिशा को लेकर के हर उस राजनीति समीकरण को तोड़ना पड़ेगा जिस राजनीति समीकरण के आश्रय राजनीति जमकर की जाती है और चुनावी फैसलों के बाद यह मान लिया जाता है कि जो जीता वही ठीक। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये परिस्थितियां बिहार को जगा पाएगी या नहीं, उस वक्त का इंतजार सबको करना हो कि बिहार की आंधी दिल्ली की सत्ता को हिला सकती है। ये ताकत कई मौकों पर इससे पहले भी दिखाई दे चुकी है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।